हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है लोकेश और आज लोक स्टडी पे हम 11th क्लास केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं, आपने 9th और 10th में एटम्स के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, आपको सफिशिएंट नॉलेज भी होगी, मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ, पर प्लीज़ एक बार ये मान लेते हैं कि हमें कुछ नहीं आता। मान के चलने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आता है कोई बड़ी बात भी नहीं है और नहीं आता तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से पॉइंट्स सारे उठाएंगे, ठीक है। अब इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर को समझने के लिए ना आपको एटम को फंडामेंटली समझना होगा, ठीक है। एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एटम्स को समझना होगा। तो सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन है, मैं आपसे ये पूछता हूं कि जैसे कि घर होता है, ठीक है, घर की जो फंडामेंटल जो यूनिट होती है जिससे घर बना होता है वो क्या होती है? ईंटें होती है। बिना ब्रिक्स के, बिना ईंट के आप घर का निर्माण नहीं कर सकते, भले ही आप नींव डाल दें, ठीक है, पर ईंटें नहीं होंगी तो घर का निर्माण तो नहीं हो सकता ना। जैसे एक लिविंग सेल की जो यूनिट होती है वो सेल होती है, ऐसे ही जो हमारे पास जितना भी मैटर हमारे सराउंडिंग में है, चाहे फिर वो लिक्विड फॉर्म में हो, गैसेस फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे सेमी सॉलिड फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो सब का सब क्या है? एटम से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना है। तो एटम वो फंडामेंटल पार्टिकल है जिससे ये मैटर का निर्माण हुआ है, इस मैटर का फॉर्मेशन हुआ है। चलिए, एटम का इंपॉर्टेंस यहां समझ में आता है। अब मैं आपसे बस, चलिए ये क्वेश्चन मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा, आप खुद इसका आंसर मुझे करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपसे, जो मैंने अभी आपको छोटी सी कहानी बताई, इससे आप क्या समझते हैं? एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल फंडामेंटल पार्टिकल। क्या है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल फंडामेंटल यूनिट कहना ज्यादा सही रहेगा। तो हमने क्या बोला? एटम क्या है? देखिए यहां पर एटम लिखा है, तो मैं यहां पर एटम की डेफिनेशन लिखता हूं। एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। बोलिए सही है या गलत है? बिल्कुल सही है कि जो एटम होता है वो वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी मैटर की, है ना, ऑफ द मैटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। एवरी मैटर, जितना भी मैटर हमारे सराउंडिंग में है, जो हमें विजुअल है, मतलब जो हमें दिख रहा है, और जितना भी मैटर हमारे सराउंडिंग में जिससे हम डे टू डे इंटरेक्ट भी करते हैं, वो सारा का सारा किससे मिलकर बना है? वो मिलकर बना है एटम से। किससे मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना है। तो एवरी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, किससे मिलकर बना है? कंपोज्ड ऑफ एटम्स। ये भी बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि एटम क्या है? इंडिविजुअल यूनिट है, तो बिना एटम के तो कोई भी मैटर बन ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। चलिए, इतनी बात हम समझ गए। अब मैं आपसे एक छोटा सा, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो एटम होता है, आपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तो पढ़ी होगी, ठीक है, 9th 10th में आपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी होगी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है? आपने पढ़ी है? नहीं भी पढ़ी तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं बताता हूं आपको। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर हम क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं कि एटम इज द फंडामेंटल यूनिट। क्या बोलते हैं? एटम इज द फंडामेंटल यूनिट है और इससे छोटा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये डाल्टन बोल के गए थे अपनी एटॉमिक थ्योरी के अंदर। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर 3 मेन पॉइंट्स थे। क्या थे? 3 मेन पॉइंट्स थे जो डाल्टन बता के गए थे। पहला मेन पॉइंट ये था कि एटम, मतलब डाल्टन ने एटम की प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, पहला पॉइंट। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो ये है कि एटम कैसे होते हैं? हार्ड, स्फेरिकल एंड इलास्टिक। क्या ये बात सही है? हार्ड, स्फेरिकल एंड इलास्टिक। अब यहां पर अगर एटम का शेप एंड साइज है तभी तो उसे यहां पर हार्ड बोला गया है, और स्फेरिकल एंड इलास्टिक, ये 3 प्रॉपर्टीज हमारे पास एटम की डाल्टन बता के गए। उसके बाद डाल्टन ने सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर बोला कि एटम कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड। एटम को हम दोबारा बांट नहीं सकते, मतलब एटम से छोटा कुछ भी नहीं होता है, डाल्टन ने बोल दिया इस लाइन के अंदर, ठीक है। चलिए, तीसरी बात डाल्टन ने ये बोली कि एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। एटम को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, जस्ट लाइक एनर्जी। ये डाल्टन बोल के चले गए इन 3 पॉइंट्स के अंदर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन, मेरा ये है, क्या आपको जो सेकंड पॉइंट है ये वैलिड लग रहा है? अगर वैलिड लग रहा है, अगर आपको वैलिड लग रहा है, अभी भी वैलिड लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं क्यों। और अगर आपको वैलिड नहीं लग रहा है तो भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं क्यों नहीं। मेरा काम है, मैं आपको आंसर करूंगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये वैलिड पॉइंट नहीं है। क्यों वैलिड पॉइंट नहीं है? क्योंकि अगर मैं यहां पर एटम बनाऊं, देखिए एटम मैंने बनाया, एटम ऐसा ही होता है, ऑर्बिट होती है ना, और यहां पर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं नॉर्मली देखूं तो ये हमारे पास क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स है,
इलेक्ट्रॉन से जो इस ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ये रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर भी हम जानते हैं क्या होते हैं, दो चीजें होती है न्यूक्लियस के अंदर, एक होते हैं न्यूट्रॉन, एक होते हैं प्रोटॉन। और ये जो पार्टिकल्स रिवॉल्व करते हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड, ये क्या है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। तो तीन हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल रहे हैं। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कब मिलेंगे, जब एटम को डिवाइड किया जाएगा, एटम को तोड़ा जाएगा, तभी तो मिलेंगे ना। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर द सब एटॉमिक पार्टिकल व्हिच मेक्स द एटम। तो मतलब एटम कैन फर्दर डिवाइडेड, हाँ है ना। तो चलो इतनी बात भी हमें समझ में आ गई। तो ये वाली जो लाइन है ये तो गलत हो गई। अब यहां पर बोला एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, एटम को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब देखिए, मैं ज़्यादा आपको यहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूजन फिजन नहीं बताऊंगा, ना ही मैं आपको ये बताऊंगा कि रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, ना ही मैं आपको न्यूक्लियर फिजन बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको सिंपली अभी के लिए ये बताता हूँ कि यूरेनियम 235, यानी कि जो एटॉमिक ब्लास्ट में यूरेनियम यूज होता है वो होता है यूरेनियम 235। ठीक है, कौन सा यूरेनियम यूज होता है, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235। ठीक है, अब यूरेनियम 235 क्या करता है, यूरेनियम 235 के अंदर अगर आप अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग करें, मतलब यूरेनियम 235 के ऊपर अगर हम अल्फा पार्टिकल मारे तो ये यूरेनियम ना दो एटम्स में, दो डिफरेंट एटम्स में टूट जाता है। सपोज एक्स एंड वाई में टूट गया। अब मैं आपसे एक सिंपल बात पूछता हूं, क्या मैंने यहां पर एक्स और वाई दो डिफरेंट एलिमेंट्स को, या दो डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स को क्रिएट नहीं कर दिया, बिल्कुल कर दिया। और यहां पर जो मेरा ये यूरेनियम है, क्या ये दोनों एलिमेंट यही थे, नहीं ना। दे हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज, दे हैव डिफरेंस, दे आर डिफरेंट्स। तो यहां पर यूरेनियम तो नहीं रहा, तो यूरेनियम क्या हो गया, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो गया। तो यहां पर ये वाला भी जो मैं अगर मैं आपसे पूछूं कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो आप बोलेंगे नहीं सर, ये भी तो यहां से हमें रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो यहां पर हमारे पास दो एक्सेप्शन आ गए इन्हीं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। अब इस चीज को करेक्ट किया गया किसमें, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अंदर। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पे जाने से पहले मैं आपसे दो तीन चीजें पूछना चाहता हूं कि कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है, मॉलिक्यूल आप समझते हैं जैसे वाटर हो गया H2O, ठीक है, तो इसके अंदर दो हमारे पास एटम्स हैं, दो एटम्स है, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। ठीक है, अब वो क्या दोनों एटम्स सेम एलिमेंट के, नहीं ना, एक हाइड्रोजन का है और एक ऑक्सीजन का है। H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो यहां पर दो हमारे पास डिफरेंट एटम है, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के हो गए। चलिए, दोनों मिले और एक मॉलिक्यूल बना लिया वाटर। अब मैं आपसे पूछता हूं H2, यहां पर क्या है, यहां पर हाइड्रोजन गैस बन रही है, लेकिन जो इसके अंदर दो एटम्स हैं वो दोनों एटम्स आइडेंटिकल हैं, सेम एलिमेंट्स के हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मॉलिक्यूल जो होता है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के, डिफरेंट एटम्स के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है और सेम एलिमेंट के, सेम एटम के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है। तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम डिफरेंट एटम्स को ऑफ सेम एलिमेंट, फिर से लाइन दोबारा सुनिए, केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम सेम एलिमेंट के अलग अलग एटम्स को आपस में कंबाइन कर सकते हैं, जैसे H2 गैस, हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स को भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कि वाटर H2O। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। चलिए, आपको पता भी होगा, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब यहां पर मैंने बोला डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में तो फॉल्स थे भाई, कई सारे मतलब लूप होल्स थे, गलत, कुछ पॉइंट्स गलत थे, तो इसको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अंदर सही किया गया। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अंदर हमें तीन पॉइंट्स मोटे मोटे बताए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट तो इसी को क्लियर करते हुए, जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो इसी लाइन को क्लियर करते हुए, ये वाली लाइन है ना, इसको ठीक करते हुए है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में ये बोला गया है कि एटम आर नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज इंडिविजुअल, एटम्स को हम अब इंडिविजुअल नहीं मानेंगे, बिकॉज दे कैन फर्दर डिवाइडेड, क्योंकि उनको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बोला गया है, दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पॉइंट बोला गया है कि एन एलिमेंट हैव डिफरेंट एटम्स। मैं क्या बोल रहा हूं, एन एलिमेंट हैव डिफरेंट एटम्स with which have different masses and different properties। मतलब एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो डिफरेंट क्यों हैं, बिकॉज उनका मास डिफरेंट है और उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं, आइसोटोप्स। कौन है, आइसोटोप्स। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 भी है और नाइट्रोजन का एक एटॉमिक मास 15 भी है। बोथ दे आर आइसोटोप्स। दे क्या है, दे आर आइसोटोप्स। एक का नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14 और एक का नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 15। दोनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है, लेकिन दोनों सेम एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, वो है नाइट्रोजन, बट दोनों एटम डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि उनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, इसका एक और एग्जांपल है हाइड्रोजन, जिसमें तीन एटॉमिक मास वाले हाइड्रोजन एग्जिस्ट करते हैं। एक हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास है 1, दूसरा हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास है 2 और तीसरा हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक मास है 3। ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब इनको हम क्या बोलते हैं, जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है ना, तो इनको बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोल रहा हूं मैं, आइसोटोप्स। ठीक है,
चलिए एटॉमिक नंबर तो सेम ही है क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो 14 एटॉमिक मास वाले का भी एटॉमिक नंबर 7 होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 15 है तो उसका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हुआ, उसका भी एटॉमिक नंबर 17 रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सेम एलिमेंट से बिलोंग करता है। तो आइसोटॉप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। चलिए इतनी बात हम समझ गए। सेम हाइड्रोजन का केस है। अब यहां पे बात करते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये बोला गया कि टू डिफरेंट एलिमेंट, क्या बोल रहा हूं मैं, टू डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक मास। दो डिफरेंट एलिमेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन उनका जो एटॉमिक मास है वो सेम है। अब इसका एग्जांपल है आइसोबार्स। क्या एग्जांपल है? आइसोबार्स। ठीक है, तो अब यहां पर हम इन तीनों पॉइंट्स को क्या करते हैं, लिखते हैं। और तीनों पॉइंट्स को मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन हमें लिखना भी होगा ताकि हमारे पास ये नोट्स में रहे कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, कौन कौन से पॉइंट्स शामिल किए गए हैं। चलिए, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आप समझ गए। चलिए अब हम किसकी बात करेंगे, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। किसकी बात करेंगे अब हम बात करेंगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जिसका पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, एटम्स आर नो लॉन्गर कंसिडर एज इंडिविजुअल। इसका मतलब ये हो गया दैट इज दे कैन फर्दर डिवाइडेड। ठीक है, चलिए सेकंड हमारे पास पॉइंट्स था कि सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट मास एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, टू डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव सेम एटॉमिक मासेस। अब क्या करते हैं, ये जो सेकंड पॉइंट है इसका एग्जांपल मैं आपको लिखवाता हूं। इसके एग्जांपल्स मोटा मोटा है आइसोटोप्स। अब इसमें आप लिख सकते हैं नाइट्रोजन 15 एंड नाइट्रोजन 14। ठीक है, एंड H1 H2 H3। ठीक है, अब जो ये हमारे पास थर्ड पॉइंट था, इसके एग्जांपल है आइसोबार। आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स आर द एलिमेंट्स व्हिच हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो यहां पर हमने क्या बोला, सेम ही तो चाहिए ना एटॉमिक मास, तो हमारे पास इसका सिंपल से एग्जांपल है आर्गन एंड कैल्शियम। ठीक है, आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन का जो एटॉमिक मास है, आर्गन का जो एटॉमिक मास है वो है 40 और कैल्शियम का भी एटॉमिक मास 40 है, पर इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 18 और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 20। तो दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट दे हैव सेम एटॉमिक मासेस, सो क्या कहलाएंगे ये, आइसोबार। आइसोबार। ठीक है, चलिए अब एक चीज और मैं आपको क्या हाँ, जो पॉइंट रह गया वो ये था कि केमिकल रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन आर नथिंग, दिस इज दे आर द रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में कुछ नहीं होता, बस एटम्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं। क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं, पहले मौजूद स्टेट से चेंज करके अपने आप को नई स्टेट में वो ले आते हैं। और लास्ट पॉइंट ये है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेकिंग पार्ट इन दी केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में जो सबसे छोटी स्ट्रक्चर जो पार्टिसिपेट कर सकती है वो है एटम। जैसे कि मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल यहाँ बायोलॉजी से लेता हूं कि देखिए लाइफ को अगर एग्जिस्ट करना है ना तो उसकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो है एक सेल। अगर सेल है तो वो लाइफ एग्जिस्ट कर जाएगी, सेल से कुछ भी छोटा होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सेल मतलब अकेला साइटोप्लाज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अकेला साइटोप्लाज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अकेला माइटोकॉन्ड्रिया एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अकेला क्लोरोप्लास्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। पर जब ये साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियस आपस में कनेक्ट करेंगे, आपस में कम्युनिकेट करेंगे, राइबोसोम्स ये सब आपस में कम्युनिकेट करेंगे और एक लिपिड की बाइलेयर बनाएंगे, एक कंपार्टमेंट बनाएंगे, आइसोलेट होंगे सराउंडिंग के एनवायरमेंट से, तब जाके एक सेल का निर्माण होगा और एक लाइफ चल पाएगी आगे। ठीक है, ऐसे ही सेम जैसे लाइफ की सबसे छोटी यूनिट सेल होती है, उसके एग्जिस्टेंस के लिए सेल का होना जरूरी है, ऐसे किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है एटम। बिना एटम के कोई भी केमिकल रिएक्शन ऑपरेट नहीं करेगी और एटम से कम पे भी कोई भी केमिकल रिएक्शन ऑपरेट नहीं करेगी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि मैंने ये बोला है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या बोला मैंने, एक मिनट इसको रब करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट इसी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अंदर है कि
एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which taking participation in the chemical reaction। ठीक है, तो ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के जो थे बुलेट पॉइंट्स थे जो हमें याद होने चाहिए, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से आप कंपेयर भी कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा जो मैंने बोला कि लास्ट जो पॉइंट था उसको बस मुझे एक्सप्लेन करना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन इज द रीअरेंजमेंट ऑफ द रीअरेंजमेंट किसका रीअरेंजमेंट है? एटम्स का रीअरेंजमेंट है। तो आपको अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक एसिड होता है और एक बेस होता है। तो मैं एक बेस ले लेता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक एसिड ले लेता हूं HCl। ये हमारे पास क्या है, बेस है, और ये हमारे पास क्या है, एसिड है। अब इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, ये बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करेगा और एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। तो यहां पर NaCl बना और वाटर मिला। मेरा मोटो ये नहीं कि मैं अभी आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद कराऊं, मेरा मोटो ये है कि इस रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है वो मैं आपको बताऊं। तो आप ध्यान से देखिए कि सोडियम पहले इस OH के साथ था, सोडियम पहले इस OH के साथ था, क्लोरीन पहले इस हाइड्रोजन के साथ था। अब यहां क्या हो गया, क्लोरीन जो है वो इस सोडियम के साथ चला गया, और जो OH था वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना लिया। तो आपको क्या दिख रहा है, द एटम्स आर रीअरेंज इन दिस केमिकल रिएक्शन। यहां पर कुछ और यहां पर कुछ और फॉर्म हो जाता है, यही तो है केमिकल रिएक्शन। चलिए आप केमिकल रिएक्शन समझ गए, आप डाल्टन एटॉमिक थ्योरी समझ गए, आप मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी समझ गए। अब मैं आपको बताता हूं कैथोड रेस के बारे में। किसके बारे में? कैथोड रेस के बारे में। चलिए अब हम पढ़ेंगे किसको, कैथोड रेस को। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझने के लिए हमें फंडामेंटल पार्टिकल्स को भी समझना पड़ेगा। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे हुई वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे कैथोड रेस। क्या पढ़ेंगे? कैथोड रेस। ठीक है, तो चलिए कैथोड रेस को डिस्कवर किया था क्रुक और प्लेकर ने। किसने डिस्कवर किया था? क्रुक और प्लेकर ने, विलियम क्रुक्स एंड जूलियस प्लेकर। तो कैथोड रेस डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रुक्स एंड जूलियस प्लेकर। ठीक है, जूलियस प्लेकर ने डिस्कवर किया था। अब यहां पर अगर मैं कैथोड रे का एक डायग्राम बनाऊं तो वो कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा हमारे पास। ठीक है, देखिए ये मेरे पास क्या है, कैथोड रे का मैंने एक डायग्राम बनाया है और यहां पर मैंने प्लेट्स कनेक्ट करी है। ये ग्लास ट्यूब है, इस ग्लास ट्यूब के अंदर ये प्लेट्स हैं, और यहां पर इन प्लेट्स को, ये मेटल्स की प्लेट है, और यहां पर इन प्लेट्स को मैंने इस वायर के थ्रू यहां पर एक सेल से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये जो है यहां पर इस पॉइंट पे क्या है, कैथोड है, और दूसरे पॉइंट पे क्या है, एनोड है। ठीक है, ये क्या है, दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड। चलिए, और यहां पर क्या है, यहां पर मेरे पास है डिस्चार्ज। ये जो है, ये जो ग्लास है, दिस इज डिस्चार्ज ट्यूब। ये कैथोड प्लेट, ये एनोड प्लेट, ये सेल, ये डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, यहां पर मैंने बनाया है कैथोड रेस को कैसे डिस्कवर किया गया, उसके लिए एक्सपेरिमेंटल मॉडल क्या था, वो ये था। ठीक है, अब हमने क्या किया, कुछ गैस थी जो कि हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या करी, रखी। हमने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब में कुछ गैसेस को रखा और बहुत ही लो प्रेशर पर रखा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल स्पार्क कराया और कुछ इनविजिबल रेस जो हो गई वो प्रोड्यूस हो गई विद ग्रीनिश फ्लोरेसेंस। विद क्या बोल रहा हूं, ग्रीनिश फ्लोरेसेंस विद इन डिस्चार्ज ट्यूब, इट इज नोन एज कैथोड रेस। अब देखिए मैं लिखता हूं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ये पॉइंट्स आपको भी लिखना है। ठीक है, अगर एग्जाम में कैथोड रेस के बारे में आता है तो आपको ये बताना है, ये डायग्राम बनाना है, और जो मैं आपको भी पॉइंट्स लिखा रहा हूं ये आपको लिखने हैं। मैं यहां लिख देता हूं, सम गैस। ठीक है, कुछ गैस थी। ठीक है, स्टेक है इन डिस्चार्ज ट्यूब, हमने कुछ गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लिया एट अ वेरी लो प्रेशर, बहुत ही लो प्रेशर पे हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैसेस को रखा। उसके बाद हमने क्या किया, देन इट इज इलेक्ट्रिकली स्पार्क्ड।
इलेक्ट्रिकली स्पार्क्ड some invisible rays are produced, ठीक है, within discharge tube which are known as कैथोड रेज, जिनको ही हमने क्या बोला, कैथोड रेज बोला, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या किया, हमने इस जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर हमने गैस ली है, अब गैस पहले से फिल है और यहां पर हमने दो क्या कर दिए, प्लेट्स लगा दिया और उन प्लेट्स को हमने सेल से कनेक्ट कर दिया। जब हम यहां से क्या कर रहे हैं, जब हम यहां से करंट पास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं, तो इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैसेज हैं उन गैसेज के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से एक इनविजिबल रे जो हमें दिख भी नहीं रही वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अगर हमें दिख नहीं रही तो हमें पता कैसे चल रहा है, एक्चुअल में ये जो इनविजिबल रे प्रोड्यूस हो रही है ये एक कलर इमिट कर रही है, क्या कर रही है, कलर इमिट कर रही है, जिसकी वजह से हमें दिखाई दे रही है। तो इलेक्ट्रिकली स्पार्क सम इनविजिबल रेज आर प्रोड्यूस विद ग्रीनिश फ्लोरेसेंस, क्या बोलते हैं, ग्रीनिश फ्लोरेसेंस, क्या बोल रहा हूं मैं, विद इन डिस्चार्ज ट्यूब इनविजिबल रेज आर प्रोड्यूस विद इन डिस्चार्ज ट्यूब with greenish fluorescence and which are known as cathode rays, ठीक है। चलिए इतनी बात हम समझ गए कि कुछ गैसेस हैं जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में हमने ली, लो प्रेशर पे हमने इलेक्ट्रिकल स्पार्क कराया, तो ये जो गैसेस है इसमें कुछ ना कुछ एक्शन हुआ और उस एक्शन के कारण क्या हो रहा है, ये कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन के कारण क्या हो रहा है, एक इनविजिबल रे जो है वो ट्रैवल करती हुई हमें दिखाई दे रही है, लेकिन वो कैसी चमक प्रोड्यूस कर रही है, ग्रीनिश फ्लोरेसेंस चमक प्रोड्यूस कर रही है, ग्रीनिश कलर की चमक प्रोड्यूस कर रही है, जिससे हमें पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो यहां से यहां ट्रैवल करा है, कुछ ना कुछ एनोड से कैथोड की तरफ ट्रैवल कराया, कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल कराया, और उसी को हमने क्या बोल दिया, कैथोड रे बोल दिया। क्या बोल दिया, कैथोड रे बोल दिया। ये तो रही एक्सपेरिमेंट की बात। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रॉपर्टीज। क्या है, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, ये कैथोड रेस की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। जो पहली प्रॉपर्टी है कैथोड रे की, जो पहली प्रॉपर्टी है, इट हैज काइनेटिक एनर्जी। क्या है, क्योंकि ये ट्रैवल कर रही है, देखो क्योंकि ये ट्रैवल कर रही है तो अगर मूव कर सकती है तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी, तो इट हैज काइनेटिक एनर्जी। चलिए पहला पॉइंट हमें मिल गया कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। दूसरा, इट if in electrical field it is deflected toward positive pole or it means it is negatively charged। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, कैथोड रे बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, कैथोड रे बोल रहा हूं, और मेरे को ये कैसे पता चल रहा है कि ये जो कैथोड रे जिसको मैं कैथोड रे कह रहा हूं ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो मैंने क्या किया, इस कैथोड रे को, ये जो जब ये कैथोड रे प्रोड्यूस हुई तो इस कैथोड रे को मैंने इलेक्ट्रिकल जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसमें लेके गया, या इसके चारों, इस ट्यूब के चारों मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस कराई। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि मेरे पास जो भी apparatus था जो इसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता, उसके अंदर मैंने क्या देखा, डिफ्लेक्शन देखा। क्या देखा, डिफ्लेक्शन देखा टुवर्ड पॉजिटिव पोल। तो इससे मुझे क्या पता चला कि ये जो रेज है ये कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड it is deflected toward पॉजिटिव पोल। किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हुई है, पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हुई है। दैट इज इट इज अ नेगेटिव चार्ज, इट इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। मतलब जो भी पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है वो कैसा चार्ज कैरी कर रहा है, नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। तभी जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखने के बाद जो डिफ्लेक्शन है वो पॉजिटिव पोल की तरफ आया है, ठीक है। चलिए अब जो हमारे पास तीसरा पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस रे, ये जो रे है ये ट्रेवल करती है, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, अपना
पाथ अपने पाथ से डेविएट नहीं होती। सपोज ये प्रोड्यूस हुई तो बिल्कुल एकदम सीधा जाएगी ये। तो ये कैसे ट्रेवल कर रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, क्योंकि मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी है। और हमने ये भी पता लगा लिया कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई रे है, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। चौथा पॉइंट जो हमारे पास आया है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। अब हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है, इट इज एबल टू रोटेट लाइट पेडल व्हील। अगर हम कोई लाइट पेडल व्हील यानी कि कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट हमने लिया, ठीक है ना, उस मैकेनिकल हमने क्या किया, इस कैथोड जो भी कैथोड रे प्रोड्यूस हो रही थी, अगर इसके पास कुछ भी एनर्जी होगी तो उस एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और एनर्जी की फॉर्म में। तो हमने क्या किया, इस जो ये कैथोड रे प्रोड्यूस हो रही है, इस प्रोड्यूसिंग कैथोड रे से हमने एक मैकेनिकल व्हील पैडल व्हील, जो जिससे पैडल था, बहुत ही छोटा सा पैडल व्हील हमने कनेक्ट किया और हमने क्या देखा कि पैडल व्हील मूव कर गया, रोटेट कर गया। क्या कर गया, रोटेट कर गया। मतलब ये जो कैथोड रे है, इनके इसके अंदर एनर्जी है, तभी तो इस एनर्जी को क्या किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि इट इज एबल टू रोटेट लाइट पैडल व्हील, इट इज एबल टू रोटेट लाइट पैडल व्हील्स। फिफ्थ पॉइंट, अब हमारे पास जो पांचवा पॉइंट है, इट इज एबल टू आयोनाइज द गैसेस बिकॉज इट हैव एनर्जी। अब मैंने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी है भाई, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, लाइट पेडल व्हील को भी क्या करा रही है, रोटेट करा दे रही है। तो जब इसके पास एनर्जी है तो इसके पास इस लेवल की एनर्जी है कि ये गैसेस को आयोनाइज भी कर सकती है। तो इट इज एबल टू आयोनाइज द गैसेस, इट इज एबल टू आयोनाइज द गैसेस जस्ट बिकॉज इट हैव एनर्जी। इसके पास एनर्जी है तभी तो ये गैसेस को क्या कर पाएगी, आयोनाइज कर पाएगी। सिक्स पॉइंट ये है, इट इज एबल टू पेनिट्रेट थिन मेटल शीट। और इसके पास इतनी क्षमता है कि इट इज एबल टू पेनिट्रेट मतलब छेद देगी, आर पार चली जाएगी, पेनिट्रेट लाइट मेटल शीट। बहुत ही पतली लाइट मेटल अगर हम शीट ले और उसे कैथोड रेस के सामने रखे तो कैथोड रे उसको क्या, जैसे सपोज मान लीजिए कि ये मेरे पास एक लाइट मेटल शीट है, बहुत ही हल्की पतली सी मेटल शीट है, और ये मैंने कैथोड रे इसके ऊपर फेंकी, तो कैथोड रे क्या करेगी, इसको पेनिट्रेट करके क्या कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो इसके पास इतनी क्षमता होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम किसकी, एनोड रेस की। हमने कैथोड रेस की बात कर ली और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो थी इसकी प्रॉपर्टी, कैथोड रेस की प्रॉपर्टी। तो कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने बात कर ली है। 5 प्रॉपर्टी है। सबसे पहली कि इट कैन मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, इट हैज काइनेटिक एनर्जी। और अगर कैथोड रेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये किस तरफ डेविएशन शो करेगी, तो ये शो करेगी पॉजिटिव पोल की तरफ डेविएशन। दैट मींस द कैथोड रे हैव नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट हमने देखा, इट इज एबल टू रोटेट लाइट पैडल व्हील, ये हल्के छोटे से पैडल व्हील को भी रोटेट कर सकती है। इसके पास इतनी एनर्जी है और इसके पास इतनी एनर्जी है कि ये गैसेस को भी आयोनाइज कर सकती है। और लास्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा वो ये था कि लाइट मेटल शीट, अगर हमारे पास पतली सी मेटल की शीट है तो हमारे पास कैथोड रे जो है वो इस लाइट मेटल शीट को भी पेनिट्रेट कर सकती है। चलिए तो अब हम बात करेंगे एनोड रेज की। किसकी बात करेंगे, एनोड रेज की, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैथोड रेज हमने अभी पढ़ी हैं, तो कैथोड रेज में हमने क्या देखा था, हमने कैथोड रेज में हमने क्या किया था, डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। उस डिस्चार्ज ट्यूब से हमने क्या किया था, 2 प्लेट कनेक्ट करी थी और उन दोनों प्लेट को हमने एक सर्किट से कनेक्ट किया था। और उस सर्किट के थ्रू हम क्या कर रहे थे, उस सर्किट के थ्रू हम करंट भेज रहे थे इन प्लेट्स पे। और जो इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैसेज हमने ली थी वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में या उस करंट के प्रभाव में क्या हो रही थी, मूव कर रही थी एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ। और वहां पर क्या हो रही थी, एक कैथोड रेस की बता रहा हूं, एक चमक प्रोड्यूस हो रही थी जो कि कैसी थी, ग्रीनिश थी। कैसी थी, ग्रीनिश इन कलर थी, जिससे हमें पता चल रहा था कि कुछ ना कुछ तो ट्रैवल कर रहा है यहां से कैथोड की तरफ या फिर एनोड की तरफ, ठीक है। तो जो रेस ट्रैवल कर रही थी उन्हीं को हमने क्या बोला, कैथोड रेस बोला, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं एनोड रेस की। तो एनोड रेस क्या है, एनोड रेस को डिस्कवर किया था किसने, यूजीन गोल्डस्टीन ने। किसने डिस्कवर किया था एनोड रेस को, एनोड रेस को डिस्कवर किया था यूजीन गोल्डस्टीन ने एनोड रेस को डिस्कवर किया था, ठीक है। अब यहां पर हमने एनोड रेस कैसे पता लगाया कि ये एनोड रेस है, तो हमने क्या किया, रेजिड्यू ऑफ कैथोड, मतलब कैथोड रेस के जो बचे हुए अवशेष थे, तो रेजिड्यू ऑफ कैथोड रेस इंट्रोड्यूस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो हमने कैथोड रेस के जो रेजिड्यूज थे उनको इंट्रोड्यूस किया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, हमने उन्हें डिस्चार्ज ट्यूब में डाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक परफोरेटेड, क्या लिया हमने, एक परफोरेटेड कैथोड प्लेट ली इन द मिडिल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। तो हमने डिस्चार्ज ट्यूब के बिल्कुल मिडिल में एक परफोरेटेड क्या ली, कैथोड प्लेट ली, ठीक है। और उसके बाद हमने वही सेम टेक्निक यूज करी जो हमने कैथोड रेज में यूज करी थी। हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी, हमने करंट भेजा इन प्लेट्स पे। तो क्या हुआ, एक इनविजिबल रेस प्रोड्यूस हुई जो कि कलेक्ट हो गई, एक इनविजिबल रेस प्रोड्यूस हुई जो कि कलेक्ट हो गई, कहां पर जाकर, नियर द कैथोड के पास जाके कलेक्ट हो गई। और इन्हीं रेस को हमने बोला एनोड रेस। क्या बोला, एनोड रेस,
ठीक है। तो हमें कैथोड रेज का पता चल गया, एनोड रेज का पता चल गया। लेकिन मैं आपसे सिंपल सी बात पूछता हूं कि हमें ये पता लगाना है कि कैथोड रेज का पता कैसे चला, एनोड रेज का, मतलब हमें एक्सपेरिमेंट का पता होना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कैथोड रेज और एनोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक यानी कि प्रॉपर्टीज। तो अब हम किसकी बात करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज की बात करेंगे। तो जैसा कि कैथोड रेज में था कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती थी, ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। कैथोड रेज में भी काइनेटिक एनर्जी थी और एनोड रेज में भी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। दूसरा, कैथोड रेज भी आयोनाइज करती थी गैसेस को, तो एनोड रेज भी गैस को आयोनाइज कर रही है बिकॉज इट पोजेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। और साथ ही साथ जैसे कैथोड रेज पेनिट्रेट कर रही थी थिन मेटल शीट को, ये भी पेनिट्रेट करती है एक थिन मेटल शीट को, ठीक है। यहां तक तो प्रॉपर्टी सेम है। अब यहां पे इन दो पॉइंट्स में प्रॉपर्टी डिफर कर जाएगी। कैसे? देखिए, मैंने आपको कैथोड रेज जो रेज है वो उन रेज में चार्ज कौन सा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, इसका पता हमने कैसे लगाया था वो बताया था। तो देखिए, याद कीजिए कि कैथोड रेज में क्या था, कैथोड रेज को हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करा। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से उसे पास करा तो वो क्या कर रही थी, वो पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी। क्या हो रही थी? पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, है ना। तो पॉजिटिव पोल की तरफ कौन डिफ्लेक्ट होगा? जो नेगेटिवली चार्ज होगा। इसलिए कैथोड रेज के ऊपर कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। सेम एक्सपेरिमेंट या सेम जो टेक्निक है हमने एनोड रेज पर अप्लाई करी। हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड एनोड रेज के अराउंड चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी। तो हमने देखा जो एनोड रेज है वो डिफ्लेक्ट हो रही है टुवर्ड्स नेगेटिव पोल। किस तरह डिफ्लेक्ट हो रही है? टुवर्ड्स नेगेटिव पोल डिफ्लेक्ट हो रही है, जिसका मतलब सिंपल निकला कि जो एनोड रेज है दीज आर पॉजिटिवली चार्ज रेज। ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज रेज है। और ये तो पॉइंट हो गया फोर्थ। अब लास्ट पॉइंट जो हमारे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पावर ऑफ एनोड रेज जो होती है वो कैथोड रेज से कम होती है। एनोड रेज की पावर कैथोड रेज से कम होती है। हालांकि दोनों ही रेज पेनिट्रेट करेंगी थिन मेटल शीट को, दोनों ही रेज आयनाइज करेंगी गैसेस को, लेकिन अगर मैं बात करूं कि कौन ज्यादा करेगा तो कैथोड रेज एनोड रेज से ज्यादा पावरफुल है, तो ये ज्यादा पेनिट्रेट कर पाएगी और ज्यादा ही गैसेस को आयनाइज कर पाएगी। तो यहां पर हमारा एनोड रेज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ठीक है।